वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज मैं कंप्यूटर का चौथा सेशन लेके आया हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेट में आगे जो हमने पहले पिछली बार जो पढ़ा था आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस कौन कौन सी सर्विसेज इसके द्वारा मिलती हैं हमें, ये कंपनी हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन सर्विसेज में से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो हैं हम पढ़ेंगे। तो पहली सर्विस जो है यहाँ पर ईमेल है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये कुछ इस तरह से होता है जिस तरह से आप पुराने समय में किसी को चिट्ठी या पत्र लिखा करते थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से जो पत्र लिखते हैं वही जो है वो पत्र का जो फॉर्मेट है उसे ईमेल कहा जाता है। तो बेसिकली ईमेल है क्या, इट इज़ अलाउ टू यूज़र, ये यूज़र को अलाउ करता है सेंड मेल और मैसेज टू अनदर इंटरनेट यूज़र। एक इंटरनेट यूज़र से दूसरे इंटरनेट यूज़र को कोई भी पत्र भेजना क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। समझ गए होंगे आप। तो ईमेल जो है रे टॉमिल्सन के द्वारा 1971 में आपका डेवलप किया गया। हॉटमेल जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईमेल कंपनी है, जो कि सबीर भाटिया ने कि इंडियन थे, डेवलप की थी 1996 में। और इन्होंने बाद में 1999 में $400 मिलियन में इसे यूएस की एक कंपनी को बेच दिया। आज भी हॉटमेल जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ईमेल ब्रांड है। तो ईमेल है बेसिकली क्या, ईमेल जब आप भेजना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ज़रूरत क्या होगी। बेसिकली पहले आपको क्या करना होगा, एक ईमेल अकाउंट खोलना होगा। ईमेल अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत होती है वो होती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जैसे आपने सुना होगा कि ABC या मतलब यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, कोई अल्फ़ान्यूमेरिक कीवर्ड्स हो सकते हैं, एंड @gmail.com या yahoo.com, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन। बेसिकली हर एक यूज़र के लिए एक आईडी प्रोवाइड की जाती है जिसके माध्यम से वो अपनी ईमेल को खोल सकता है। तो आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं गूगल पर जाकर, याहू पे जाकर, किसी भी सर्च इंजन पे आप जाके बना सकते हैं ईमेल आईडी को, और बाद में जो है आप वहाँ से ईमेल सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ईमेल आईडी होती क्या है, ईमेल आईडी इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। ईमेल आईडी जो होती है वो कम्बिनेशन होता है यूज़र नेम का और डोमेन नेम का। कैसे होता है समझते हैं। देखिए यूज़र नेम जैसे जो हमने अभी लिखा था ABC, या मेरा नाम सुमित है तो सुमित कुमार @gmail.com सपोज़ मेरी ईमेल आईडी हो गई। तो यहाँ यूज़र का नेम क्या हो गया, सुमित कुमार, और @दैट इज़ अ सेपरेटर। ये दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग करता है। और गूगल जो है डोमेन नेम है बेसिकली। तो आप समझ पाए होंगे आपकी ईमेल आईडी क्या होती है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। अब ईमेल जो है वो आपका दिखता कैसा है, जिस तरह आप पत्र लिखते हैं उसी तरह से ईमेल लिखा जाता है, उसी तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ईमेल किस तरह बनाएं। तो ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, देन पासवर्ड होता है, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, अपना जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वो जब जहाँ पे भरेंगे और लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन होता है कंपोजिंग मेल। बेसिकली अभी जो आ रहा है वो इस तरह का प्लस और एक गोल बटन करके भी एक आइकन आता है। इसका मतलब है आप ईमेल बनाना चाहते हैं। कंपोजिंग ईमेल का जो है आइकन इस तरह का होता है, या तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर लिखा होगा कंपोजिंग मेल, उस पर क्लिक करके आप ईमेल लिख सकते हैं। तो जब आप ईमेल लिख रहे होंगे या बना रहे होंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देता है। सबसे पहले होता है टू में क्या होता है, हम लोग रिसीवर का एड्रेस भरते हैं, जिसके लिए भी हमें ईमेल भेजना है उसकी यहाँ पर ईमेल आईडी लिखते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं बेसिकली उसकी ईमेल आईडी।
फ्रॉम में क्या होगा, जो जो भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी, जो कि ये ऑटोमेटिकली भर जाती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात आती है, तो सब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहें, बेसिकली जिस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पर ईमेल लिख रहे हैं, या जो भी ईमेल का जो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। तो फिल करने के बाद आप यहाँ आपको दो ऑप्शन और पड़ेंगे, CCC और BCC। तो ये दोनों जो हैं क्या, इन दोनों का यूज़ किया जाता है जब हमें ईमेल दो या दो से अधिक लोगों को भेजनी होती है। व्हेन दैट्स बूथ्स आर यूज्ड फॉर द सेंडिंग अ मेल फॉर मल्टीपल पर्सन, जब हमें ज़्यादा लोगों को भेजना होता है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा इन्हें खाली रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब क्या कि आप जो है इसकी कॉपीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन कॉपी हो गई। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक कॉपी आपने ईमेल बनाई है और दूसरी ईमेल भी आपने क्रिएट करनी है, ये एक पर्सन को भेजनी है, सेकंड पर्सन को भेजनी है। तो इस तरह से आप इसकी क्या कर रहे हो, कार्बन कॉपी क्रिएट कर रहे हो, तो यही कहलाता है कार्बन कॉपी। तो आप इस तरह से कई सारी कार्बन कॉपी क्रिएट कर सकते हो जितने मल्टीपल यूज़र्स को आपको भेजना है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जो कॉपी है बेसिकली होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा सिक्योर कोई ईमेल भेज रहे हो, किसी ऐसी चीज़ को भेज रहे हो अपने दूसरे फ्रेंड को या दूसरे किसी कलीग को या किसी भी इंसान को, जो कि बहुत सिक्योर्ड आइटम है, तो उसमें आप BCC का यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसी कार्बन कॉपी बनाएंगे जो कि एनक्रिप्टेड होगी, उसे आप तभी खोल पाएंगे जब आप उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे, और वैसे अटैचमेंट में आपको सिंपली ये दिखाई भी नहीं देती। तो ये तो था BCC और CC। अब क्या है, इसके बाद आता है अटैचमेंट। ऐसे कुछ इस तरह का चिन्ह बना होता है, कुछ इस तरह का चिन्ह बना होता है बेसिकली। तो ये जो है अटैचमेंट का चिन्ह है, या ऐसा भी चिन्ह रहता है कुछ इस तरह से कि आप कोई चीज़ पिन अप करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप कोई भी फाइल, फोल्डर, इमेज जो भी आप डालना चाहें इसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। तो ये था अटैचमेंट। और देन उसके बाद आपके सबसे लास्ट में जो होगा वो सेंड का ऑप्शन होगा। आप सेंड पर क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल भेज जाएगी जहाँ पे भी आप भेजना चाह रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट पोर्शन ऑफ ईमेल फिल्ड ऑटोमेटिकली। ईमेल का वह पोर्शन कौन सा है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप भर जाता है। तो दिस इज़ फ्रॉम, मतलब आपकी ईमेल आईडी अपने आप भर जाती है तथा टाइम एंड डेट भर जाती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि क्या, मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि फॉर्म फिल हो जाता है अपने आप, और टाइम और डेट भी जो है यहाँ पे फिल करता है। तो अब हम जब ईमेल लिख रहे होते हैं तो बेसिकली जब हमारा अकाउंट खुलता है तो वहाँ पर कई प्रकार के बॉक्सेस भी होते हैं, क्योंकि और क्या है कि जितनी प्रकार की भी ईमेल होती हैं, हर प्रकार की, जैसे हमने किसी को भेजा ईमेल तो वो एक अलग बॉक्स में जाती है, अगर किसी से आया मेल तो वो किस बॉक्स में जाती है। इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है मेल्स की, जो कि आपके अकाउंट में आप देख पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स दिखाई देता है वो देता है इनबॉक्स। तो इनबॉक्स में क्या होता है, दैट इज़ अ मेल बॉक्स इन विच इनकमिंग, जिसमें कि आई हुई मेल पाई जाती हैं, दैट इज़ नोन एज टू बी योर इनबॉक्स। सेंड मेल में क्या होता है, जो भी मेल हमने सेंड की होती हैं वो कहाँ आती हैं, सेंड बॉक्स में आती हैं। तो ये भी आप इजीली बता पाओगे, इनके नाम से ही जैसे जैसे पता लग रहा होगा। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। जो इम्पोर्टेंट है वो ये आगे आने वाले हैं। तो आउट बॉक्स क्या होता है, आउट बॉक्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे ईमेल्स जो कि एरर अफेक्टेड होते हैं, जिनमें कोई ना कोई एरर होती है या फिर नेटवर्क फेलियर हो जाता है, मतलब कि नेटवर्क्स में कोई कमी के कारण वो मेल जो है भेजा नहीं जा पाया। तो ऐसे मेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आउट बॉक्स। आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एरर अफेक्टेड और नेटवर्क फेलियर मेल्स कम्स इनटू, तो दस आंसर इज़ आउट बॉक्स। आप लोग इजीली लगा सकते हैं। ड्राफ्ट भी एक बॉक्स होता है जिसमें आप जो है
अगर आपने कोई ईमेल बनाया, आपने ईमेल बना के तैयार किया और आपका अभी मन नहीं है कि अभी नहीं भेजना है, बाद में भेजेंगे, तो आप इसे ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। ड्राफ्ट में क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो बेसिकली सेव्ड मेल जो होते हैं, जो सेव्ड मेल होते हैं वो कहाँ होते हैं, ड्राफ्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक और वर्ड है ट्रेस। ट्रेस मेल क्या होते हैं, दस वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा कॉमन नहीं है, जबकि रिसाइकल बिन जो है दिस इज़ द कॉमन वर्ड। तो ट्रेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकल बिन। ट्रेसेस मतलब रिसाइकल बिन या फिर डस्टबिन। ट्रेसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकल बिन और डस्टबिन, एंड ऑल डिलीटेड मेल कम इनटू द ट्रेसेस। सारी की सारी डिलीटेड मेल्स कहाँ जाती हैं, ट्रेसेस में जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल डिलीटेड मेल कम इनटू ट्रेसेस, क्योंकि रिसाइकल बिन नहीं होता है वहाँ पर ट्रेसेस होता है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, ट्रेसेस लगाएंगे फॉर द डिलीटेड मेल कम्स इनटू ट्रेसेस। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है स्पैम। स्पैम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पैम में क्या होता है, इसको कई तरीके से पूछा गया। स्पैम पूछा जा सकता है, जंक मेल पूछा जा सकता है, अनवांटेड मेल पूछा जाता है, या अनसॉलिस्टिकेटेड मेल पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया जाए तो आप इसमें ये चीज़ लिखी होगी, इसमें आखिर कौन सी मेल्स आते हैं। बेसिकली ऐसे मेल जो लोक लुभावने हों, जिसमें किसी लॉटरी की बात की गई हो कि आप फलाना फलाना इनाम जीत चुके हैं, या किसी एडवर्टीजमेंट की बात हो, किसी विज्ञापन की बात हो, तो वो सारे के सारे मेल्स कहाँ पर आते हैं, स्पैम में आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, ऑल लॉटरी एंड एडवर्टीजमेंट मेल्स कम्स इनटू, तो दस आंसर इज स्पैम, या फिर जंक मेल, अनवांटेड मेल, अनसॉलिस्टिकेटेड मेल्स। तो आप समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि आखिर हम मेल कैसे भेज पाते हैं, हाउ वी सेंड अ मेल। मेल भेज कैसे पाते हैं, जैसे कि चिट्ठी भेजते थे तो हम कैसे भेज पाते थे, एक प्रॉपर चैनल होता था कि हम पोस्ट ऑफिस जाकर के चिट्ठी बॉक्स में डालते थे और बॉक्स में डालने के बाद हम भेज पाते थे। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी होता है, जो कि हमें अवेलेबल करता है, जिससे कि हम मेल भेज पाते हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आया, हाउ वी सेंड अ मेल, तो वहाँ ऑप्शन में था बाय यूजिंग SMTP। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर सीधे आप एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप मेल कैसे भेजें, तो बस सीधा एक वर्ड में आंसर था कि SMTP द्वारा हम मेल भेजते हैं। SMTP होता क्या है, प्रोटोकॉल पहले बेसिकली जानते हैं क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल बेसिकली एक पॉपुलर वर्ड है, मैंने कंट्री से रिलेट किया था इस वर्ड को पहले। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है, रूल्स का सेट है या एग्रीमेंट है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइस के बीच में। सपोज एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, इनके बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स हो रहा है, बेसिकली उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हैं। तो उन एग्रीमेंट्स मतलब कुछ रूल हैं। सपोज़ आप दो लोग हैं, ठीक है, आपने कुछ चीज़ किसी को देनी है, किसी से चीज़ लेनी है, तो दोनों लोग सहमत होना ज़रूरी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो वस्तुएं आदान प्रदान की जा रही हैं इसके लिए ज़रूरी, मतलब ये भी क्या हो कि इम्पोर्टेंट चीज़ दे रहा हो और इसके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि इसके लिए सपोज़ फर्स्ट आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह कई सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कई सारे रूल्स हो सकते हैं जो कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए दो डिवाइसेस में आते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है SMTP, जो कि यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर द सेंडिंग अ मेल। एक क्वेश्चन पूछा गया, अ प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द सेंडिंग अ मेल, तो दस ऑल्सो आंसर इज SMTP। मतलब मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो दस SMTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग अ मेल फ्रॉम एनी डिवाइसेस। ओके, यू गॉट इट। So protocol you got it also. So we are here discussing some important protocol which is responsible for the sending of mail. यहाँ हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं जानना, जो कि एक मेल को ट्रांसफ़र करने में आपको हेल्प करते हैं, जिस सामने से नहीं दिखते पर एक्चुअली में हेल्प करते हैं। तो देखिए है क्या कि
सबसे पहला जो मेल है, जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है यूज़र एजेंट, यूए। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूए, यूज़र एजेंट। जैसे सपोज़ आप चिट्ठी भेजते हो तो पहले सबसे पहले क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है, और एक फॉर्मेट में लिखते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के थ्रू, जिन सेट ऑफ रूल्स के थ्रू दिस इज यू आर राइट इन सच टाइप ऑफ फॉर्मेट, सो दिस फॉर्मेट इज अवेल बाई द डिवाइसेस इन यूए प्रोटोकॉल। ओके, आप समझ गए होंगे कि यूए प्रोटोकॉल जो है हमें अवेल कराता है वो प्रोफॉर्मा जिसके द्वारा हम ईमेल लिखते हैं। अब जब लिख गया तो अब क्या करना है, मेल हमें ट्रांसफ़र करना है, ईमेल हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ईमेल कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली मेल ट्रांसफ़र एजेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, मेल को ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा जो वर्ड है IMAP, ये जो प्रोटोकॉल है हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे बेसिकली, इसे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं, MIME। बेसिकली ये प्रोटोकॉल क्या करता है, दिस इज़ अवेल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये जो मेल एक्सटेंशन मतलब इसमें है क्या कि आप ईमेल को कई तरीके से यूज कर सकते हो। किस किस तरीके से यूज कर सकते हो सकता है कि आप चिट्ठी में सिर्फ अपने ख़त में, अपने पत्र में सिर्फ अपनी राइटिंग के थ्रू कुछ भी लिख पाते हो, लेकिन ईमेल आपको अवेलेबल करता है कि आप अपनी राइटिंग से या आप जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो लिखें अपनी भाषा में। उसके साथ साथ आप कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई इमेज जो भी आप चाहें, कोई फाइल, PDF, जो कुछ भी आप इसमें साथ में अटैच करना चाहें तो वो सब भेज सकते हैं। वो कौन करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। ये जो है आपको अवेल कराता है जिससे कि आप ये सारी मल्टीमीडिया चीज़ें जो है मेल में भेज पाते हो। अब बात आती है POP3, ये एक और प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लेयर 3। इसमें क्या है कि आपने मेल भेज दिया तो अब क्या है कि उसे अपलोड करना है, भाई आपने भेजा तो एक वर्ड यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ये दो वर्ड है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी सेशन में। तो अभी आप ये समझिए अपलोड मतलब क्या है कि भेजना, किसी चीज़ को इंटरनेट में डालना, और डाउनलोड मतलब है कि इंटरनेट से किसी चीज़ को अपने कंप्यूटर में लेना। तो करता क्या है ये, इसके थ्रू हम लेटर इंटरनेट पे अपलोड कर पाते हैं और इंटरनेट से दूसरा व्यक्ति जिसको हमने भेजा है वो क्या कर पाता है, डाउनलोड कर पाता है। तो ये काम किसके द्वारा पॉसिबल होता है, POP3 के द्वारा पॉसिबल होता है। ये क्वेश्चन POP3 का फुल फॉर्म ही पूछा गया था बेसिकली, तो आप बता पाएंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लेयर 3, आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि मैक्सिमम हम कितना डेटा जो है एक मेल में भेज सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर है 25 MB डेटा आप जो है मैक्सिमम एक मेल में सेंड कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑफ द लाइन, मतलब अभी हमने इंटरनेट की बात कर रहे हैं, पर एक मेरे मित्र ने पूछा कि भाई कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, और हम कीबोर्ड का पूरा कीबोर्ड जो है बेसिकली आगे जो इनपुट आउटपुट चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप जनरली जान लीजिए कि कीबोर्ड में सिर्फ कितने कीज़ होते हैं, 104, 104 बटन होते हैं एक कीबोर्ड में। बाकी अभी ऑप्शन पर डिपेंड करती है ये बात, जब हम कीबोर्ड पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे बेसिकली, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही होगा, तो आप लोग धैर्य रखिए और इसके बारे में तब आपको डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अभी हमने जो पहली जो ISP सर्विस थी ईमेल, उसके बारे में पढ़ा। दूसरी जो ISP सर्विस है उसका नाम है FTP। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है, इट इज़ द स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म
which is provided by TCP/IP for copying a file from one place to another। ये एक प्रकार का मैकेनिज़्म है जो कि TCP/IP हमने वहाँ पढ़ा था। TCP/IP मतलब आप जिसके लिए विंडसर्फ जो है फेमस है कि जिससे कि डाटा जो है पैकेट्स के फॉर्म में या छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली FTP क्या करता है, आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराता है कि आप एक फ़ाइल को किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरी जगह पर, दूसरा कंप्यूटर है वहाँ आप कॉपी कर सको। तो ये उसमें आप बेसिकली FTP का जो है दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। ये जो है FTP का ही एक रूप है। तो अपलोडिंग में हम करते क्या हैं, अपलोडिंग में कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। बेसिकली ये आपका कंप्यूटर है जिससे क्या कहा जाता है, जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो उसे कहा जाता है लोकल कंप्यूटर। और ये जो है एक दूर दराज में कोई कंप्यूटर है जो कि रिमोट कंप्यूटर कहलाता है, जो कि सर्वर कंप्यूटर है। बेसिकली उस पर आप कोई चीज़ डालना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी कोई भी चीज़, कोई भी, जैसे सपोज़ मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो दिस इज़ मेड बाय ऑन माय पर्सनल डिवाइसेस, दिस इज़ अ लोकल डिवाइसेस बेसिकली, जिसमें हम बना रहे हैं और हम इंटरनेट पे भेज रहे हैं। तो क्योंकि अपलोड कर रहे हैं बेसिकली, इससे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं इस डिवाइस से किसी रिमोट कंप्यूटर पे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो इस कॉपी करने की प्रक्रिया कहाँ से, लोकल टू रिमोट, लोकल टू रिमोट जब हम कॉपी करते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज टू बी योर अपलोडिंग। और जब हम क्या करते हैं, अगेन दिस इज़ लोकल एंड दिस इज़ योर रिमोट। तो जब हम रिमोट टू लोकल, जब कोई सपोज़ हमने रिमोट जो दूर दराज का कोई कंप्यूटर है उससे कोई चीज़ हमने कॉपी की अपने कंप्यूटर पर, अपने डिवाइस पर बेसिकली, तो क्या होगा, ऐसी प्रोसेस जब हम रिमोट टू लोकल कंप्यूटर पर क्या करते हैं, कोई चीज़ कॉपी करते हैं, दिस इज़ नोन एज टू बी योर डाउनलोडिंग। अपलोडिंग मतलब लोकल टू रिमोट, कॉपिंग ऑफ अ फाइल, एंड डाउनलोडिंग मीन्स copying a file from remote computer to local computer. So thus both term is comes into your exam in different way। तो आप बता पाओगे, तो किसी भी तरह से पूछा जाए आप बता पाएंगे। बेसिकली जो तीसरी सर्विस हमें ISP देता है वो देता है यूज़नेट ग्रुप। तो बेसिकली यूज़नेट ग्रुप में क्या है, हम अपने व्यूज़, जो एक ऐसी सर्विस है ये जो कि हमें प्रोवाइड करती है, एक ऐसी सर्विस जो कि इनेबल करती है जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, ग्रुप ऑफ यूज़र, बहुत सारे इंटरनेट के यूज़र जो हैं अपने विचार, अपने व्यूज़ व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाते हैं। ऐसी सर्विसेज क्या कहलाती हैं, यूज़नेट ग्रुप कहलाती हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाते हैं। दिस इज़ द सर्विस enable the group of internet user to exchange their view। This is known as to be your Usenet group। So these are the well known your social websites is like Facebook, Twitter and lot of more। So this is the basically three type। There's a lot of ISP services also exist, but those three types are very important in the exam view। So we are discussing here now, we are discussing the another topic which is known as to be your www, the whole expansion of www or W3 is वर्ल्ड वाइड वेब। www का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे वेब के तौर पर भी जाना जाता है। इसका एक अगला नाम W3 भी है। बेसिकली www है क्या, www जो है बेसिकली इंटरनेट है, यही है इंटरनेट। बेसिकली क्या है, दिस इज़ द इंटरनेट, दिस इज़ द नेटवर्क बेसिकली, जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंफॉर्मेशन का पूरा कलेक्शन है। इट इज़ अ वेब, वेब मीन्स जाल। इट इज़ अ वेब इज़ अ रेप्रोगेटरी और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और लिंक टुगेदर। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें कलेक्शन होता है किसका, इंफॉर्मेशन का, जो कि पूरे विश्व में क्या होती है, स्प्रेड होती है। क्या होती है, हम उन्हें एक दूसरे को भेज पाते हैं या देख पाते हैं।
किसके माध्यम से, www के माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं बेसिकली। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, www या W3 के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है, जो इसमें हर एक आदमी लिंक होता है एक दूसरे से। तो एक इस तरह का वेब, इस तरह का जाल जिसमें इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दस वेब इज़ नोन एज टू बी वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब www पर जो हेड ऑफिस है वो वर्लिनिया में है, और इनके जो इसे जो डेवलप किया वो किया डेवलप टिम बर्नर-ली ने 1989 में। तो ये था www का इतिहास। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www, आप बता पाएंगे वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ कुछ दो तीन टर्म हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं कि आप भी जानें। तो सबसे पहला टर्म जो है यहाँ पर वेब होस्टिंग है। वेब होस्टिंग होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वेब होस्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी अपलोड द फाइल ऑल रिमोट कंप्यूटर their file view added from another location। सपोज़ ये इसका मतलब है क्या, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ। ये आपका लोकल कंप्यूटर और ये कोई रिमोट कंप्यूटर, कोई दूसरा कंप्यूटर बेसिकली। यहाँ पर आपने क्या किया, इंटरनेट पर कोई एक चीज़ जो थी अपने डाली, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी एक चीज़ डाली और आप क्या हुआ कि इस जगह से जो है इस जगह पहुँच गए, किसी दूसरे कंप्यूटर की लोकेशन पर पहुंच गए, बेसिकली रिमोट कंप्यूटर उसकी लोकेशन पर पहुंच गए। तो अब आपने क्या किया, वही अपनी वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट के माध्यम से आपने इसको जो चीज़ आपने डाली थी उसे आप देख पाए, और आप चाह रहे हैं कि उसे आप एडिट कर पाएँ तो आप एडिट भी कर पाएंगे। तो बेसिकली एक कंप्यूटर में किया हुआ कार्य दूसरे कंप्यूटर में देखा जाना या उसका एडिट किए जाना, उसमें कोई सुधार किए जाना या उसमें कोई चेंजेस किए जाने, दिस इज़ नोन एज टू बी योर वेब होस्टिंग। अ प्रोसेस इन विच वी अपलोड द फाइल्स ऑल रिमोट कंप्यूटर द फाइल व्यू एंड एडिट फ्रॉम द अनदर लोकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी योर वेब होस्टिंग। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो किसी भी तरह से पूछे आप बता पाएंगे। तो अब एक और क्वेश्चन, व्हेन वी वांट्स टू बी open multiple website in web browser when we use। जब हम एक वेब ब्राउज़र में बहुत सारी वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हम टैब रो यूज़ करते हैं। होता क्या है कि ये आपका वेब ब्राउज़र है, यहाँ एक प्लस का निशान होता है ऊपर, तो इसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप एक नई वेबसाइट डाल सकेंगे। फिर इसमें भी एक प्लस का चिन्ह होगा, आप उससे भी एक वेबसाइट डाल सकेंगे। इस तरह इसमें भी प्लस का चिन्ह होगा। तो इस तरह से आप कई सारे पेजेस खोल सकते हैं, कई सारे एक पेजेस जो हैं वन टाइम में खोल सकते हैं। वन टाइम में आप उनमें तरह तरह की वेबसाइट्स जो हैं देख सकते हैं। तो ये कौन अवेल कराता है आपको, टैब रो अवेलेबल कराता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि टू ओपन मल्टीपल साइट्स इन वेब ब्राउज़र देन वी यूज़ व्हाट, तो दस आंसर इज टैब रो। आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, कुकीज़ से आप समझ रहे होंगे ये बिस्कुट नहीं है बेसिकली। कुकीज़ यहाँ पर एक बड़ा ही स्पेशल टर्म है, और क्योंकि बिस्कुट से रिलेट करता है तो एग्जामिनर भी जो है इसे बार बार पूछ लेता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा गया। देखिए कुकीज़ क्या है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन का एक छोटा टुकड़ा जो कि आपको भेजा जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा या किसी वेबसाइट के द्वारा। एक वेबसाइट में सपोज़ कुछ भी आप बार बार यूज़ करते हो या बार बार देखते हो, तो क्या करती है वेबसाइट, वो चीज़ आपको अवेल करा देती है, आपके वेब ब्राउज़र पे ही क्या कर देती है, सेव कर देती है, जिससे कि आप उसे इजीली देख सको। ठीक है, तो उसे कुकीज़ कहते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं बेसिकली, जो कि आपके वेब ब्राउज़र पर सेव हो जाती हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर, अभी क्वेश्चनों की ही बातचीत हो रही है तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन है, व्हाट्स ऑप्शन शो द वेबसाइट विजिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप एक निश्चित समय में, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में
जो वेबसाइट विजिट की हैं आपने उन्हें देख पाते हो। तो दस आंसर इज़ हिस्ट्री लिस्ट। हिस्ट्री लिस्ट के ज़रिए आपने कंप्यूटर पर जो भी कुछ देखा है विगत समय में, वो पूरी की पूरी लिस्ट के फॉर्म में आप देख पाएंगे कि आपने कितने बजे कौन सी वेबसाइट खोल के देखी। तो ये हिस्ट्री लिस्ट के माध्यम से आप देख पाते हैं। अब बात आती है वेब पेजेस की। वेब पेजेस हैं क्या? वेब पेजेस क्या है? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट का टाइप है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट। अब हम हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसी लिखी हुई चीज़ जो डिफरेंट स्टाइल में लिखी हो। जो चीज़ डिफरेंट टाइप में लिखी हो, डिफरेंट स्टाइल में लिखी हो। बेसिकली स्टाइल मतलब स्टाइल से क्या समझे हम कि फ़ॉन्ट में बेसिकली कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, या ऐसा नहीं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फ़ॉन्ट से मतलब नहीं है। बेसिकली इसका मतलब है कि आपका वहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड भी यूज़ हो रहे हों, आपका कोई फिगर भी बना हो, कोई वीडियोस भी बनी हो। तो ऐसा पेज जो कि डिफरेंट स्टाइल से लिखा गया हो, दिस पेज इज़ नोन एज टू बी योर वेब पेज। Hypertext document which we can be written different of web language। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागजात, एक ऐसा दस्तावेज जो कि हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वेब लैंग्वेजेस में लिखते हैं, उसे वेब पेज कहते हैं। जो बेसिकली वेबसाइट पर जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो वेब पेजेस जो हैं किसके द्वारा लिखे जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट यानी डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वेब लैंग्वेजेस के बाद द्वारा लिखे जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ वेब लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेब लैंग्वेजेस होती क्या है? अ लैंग्वेज विच इज़ जनरेट द वेब पेजेस। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमें क्या करती है, जो कि हमारा वेब पेजेस बनाने में हेल्पफुल हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेब लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो सबसे पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वेब पेजेस को बनाते समय सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज होती है उसका नाम है HTML। HTML का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग क्लर्क में तो हर बार पूछा जाता है। तो आप याद रखें, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद हो गया होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेजेस लिखते हैं। दूसरी कई सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली इनके फुल फॉर्म्स जान लेते हैं, या उनके नाम जान लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पूछा सकता है कि विच इज़ नॉट अ वेब लैंग्वेज, तो आप बता पाएंगे। उस तरह से भी हम इसको याद कर लेंगे कि कौन कौन सी वेब लैंग्वेजेस हैं। तो HTML एक लैंग्वेज होगी। एक और लैंग्वेज है DHTML। DHTML का फुल फॉर्म है डायनेमिक, यहाँ पे वर्ड जुड़ गया है, बाकी एज इट इज़ है। तो इसका मतलब है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब एक और लैंग्वेज आती है XML। एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है XML, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर जितने भी फुल फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं बेसिकली आप याद करते चलिए। यहाँ पर मैं जो भी फुल फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी क्वेश्चन में कुछ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बता पाएंगे। तो सारे के सारे याद करते हुए चलें। अब देखिए क्या है कि HTML और जावा में जो भी कोडिंग होती है वो बेसिकली किस में लिखी जाती है? तो वहाँ अपने कंप्यूटर में एक आइकन होता है जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड के माध्यम से हम HTML में या जावा लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, जिसमें हम क्या बनाते हैं? वेब पेजेस बनाते हैं। क्लियर है? अब एक और लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, ये भी क्या है? एक वेब लैंग्वेज है। एक और लैंग्वेज है PHP, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये तो थी सारी की सारी हमारी लैंग्वेजेस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पेजेस के बारे में। तो पेजेस कैसे कैसे होते हैं? तो एक तो होता है ASP पेज, जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, फुल फॉर्म याद करना है, इसको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है कि यहाँ पे दूसरा आता है JSP, जावा सर्वर पेज फुल फॉर्म।
एक और फुल फॉर्म यहाँ पे हमें जानना है, APN। APN का फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेटवर्क। APN जो है आपका मोबाइल में आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे तो आपको APN सेटिंग जो है सेव करनी पड़ती है अपने मोबाइल पर, तभी आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे APN का फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेटवर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ डॉट नेट। डॉट नेट से आप क्या समझते हो, ये क्या है? तो बेसिकली लोग इसमें आंसर लगा देते हैं दिस इज़ अ वेब लैंग्वेज, पर दैट्स नॉट अ वेब लैंग्वेज। बेसिकली दैट इज़ अ फ्रेम वर्क, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से हम तरह तरह की वर्क कर सकते हैं, मतलब कई सारे फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली वेबसाइट के, पर ये एक लैंग्वेज नहीं है। तो आप समझ पाए होंगे। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहला पेज जो होता है वो कहलाता है होम पेज, या मेन पेज, या फर्स्ट पेज, या मास्टर पेज। उसी को होम पेज कहते हैं, उसी को मेन पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं, मास्टर पेज कहते हैं, जिसके माध्यम से हम सपोज जब भी हमने कभी सपोज गूगल खोला तो जो पहली वेबसाइट जो हमें दिखती है, जब पहला पेज जो हमें बेसिकली दिखता है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। होम पेज जो है होता क्या है? दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट। ये क्या होता है? इसमें वेबसाइट का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, साथ के साथ बहुत सारी हाइपरलिंक्स होती हैं। मतलब यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन सपोज लिखा है, उसके नीचे कई सारी हाइपरलिंक्स होंगी। हाइपरलिंक्स होती क्या है ये भी जान लेते हैं। हाइपरलिंक इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। इन्हें हाइपरटेक्स्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब एक इंडिकेशन बेसिकली, जो कि आपको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर ले जाते हैं। आप जब भी इस पर हाथ रखोगे, किसी हाइपरलिंक पर अगर आपका कर्सर जाता है तो कुछ इस तरह का आइकन बन जाएगा, इस तरह का हाथ टाइप का एक आइकन बन जाता है। इससे आप समझ पाएंगे कि आप किसी हाइपरलिंक पर आ गए हैं। तो बेसिकली आप मेन पेज से जब भी किसी हाइपरलिंक को क्लिक करोगे तो हाइपरलिंक जो है आपको किसी दूसरे पेज पर, दूसरी वेबसाइट पर ले जाती है। यही है हाइपरलिंक। समझ पाए होंगे आप बात को। आज के लिए इतना ही। आपको आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके, या सपोज़ चलो एग्ज़ाम के हिसाब से भी नहीं, जिन लोगों को लगता है कि कंप्यूटर सीखना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी नॉलेज मैं लेके आ रहा हूँ अपने प्रत्येक सेशन में। तो आप लोग इन्हें पूरा का पूरा पढ़ा करिए। मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे पेपर में। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या कोई कमेंट में आपको कोई चीज़ लिखनी हो, या आपको कोई प्रॉब्लम है, वो सब आप पूछ सकेंगे कमेंट सेक्शन में। साथ के साथ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए और किसी दूसरे मित्र को भेजना चाहें तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।